मैं फिर आ गया हूं एक बहुत बेहतरीन सेशन लेके। और ये सेशन रोटेशन पे बेस्ड है, यानी कि ये जो बॉल है ये ऐसे घूम भी रही है और नीचे भी गिर रही है, यानी कि घूमते हुए नीचे गिर रही है। अब ये कहते हैं कि जो ये गिरने वाली वेलोसिटी है वो तो एज इट इज रिवर्स हो गई, और ये जो घूमना था इसका ये रुक गया। भाई यूं घूम रही है, यूं टकराएगी ऐसे करके, तो इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, तो प्लैंक भी पीछे जाएगा, और जब इस पे फोर्स इस तरफ लगा तो ये इस तरफ जाएगी, तो ये वापस प्लैंक पे गिरेगी। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई, कैसे हो आप लोग? आई होप पढ़ाई तो बहुत बढ़िया चला रखी होगी आपने, ठीक है। तो बच्चों, आपका इसी पढ़ाई में साथ देने के लिए मैं फिर आ गया हूं एक बहुत बेहतरीन सेशन लेके। और ये सेशन रोटेशन पे बेस्ड है, और इस सेशन में मैं रोटेशन के वो वाले पॉइंट कवर करूंगा जिनमें एक्चुअल में बहुत बच्चों को बड़ा तगड़ा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। इक्वेशंस कैसे लिखनी है, ठीक, और वो सेशन क्या है, किस तरीके का टॉपिक है ये, कॉलिजन और रोटेटिंग बॉडी। यानी कि अगर कोई रोटेटिंग बॉडी हो कहीं पे कॉलिजन करती है, या फिर कोई स्ट्रिंग हो उसको थ्रेड में बांध रखा है, उसका थ्रेड काट देते, थ्रेड के बाद वो रोटेशन करती है, तो उसके पॉइंट का कैसे मोमेंटम बैलेंस लिखते हैं, कैसे वेलोसिटी लिखते हैं, ठीक है ना, वो चीजें यहां पे अब कवर होंगी। तो सडन एक्शन यानी कि इंपल्सिव एक्शन जो होते हैं, जैसे कॉलिजन हो गई, स्ट्रिंग की कटिंग हो गई, उनमें किस तरीके से मोमेंटम बैलेंस, एंगुलर मोमेंटम बैलेंस, टॉर्क, वो सब करना है, उस चीज का कवरेज इन एग्जांपल्स में होगा। राइट बच्चों, तो ये टॉपिक बड़ा ही ऐसा है कि 99% बच्चों का अनकवर्ड रहता है ये, ठीक है। तो इसमें अच्छे खासे फोकस की जरूरत होती है बेटा, और आज के इस लेक्चर के बाद ये आपका दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, आई एम नीरज कुमार चौधरी, योर फिजिक्स एजुकेटर एट दिस पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए अपना ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। देखिए, अगर क्वेश्चन को रीड किया जाए तो रीड करके हमें यह पता चलता है कि भाई स्फेरिकल बॉल है, ठीक है ना। अब स्फेरिकल बॉल को अगर कुछ नहीं बोला जाता तो उसको आपको मानना होता है सॉलिड स्फीयर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मानना पड़ेगा 2/5 mr²। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये होलो होता तो ये शेल बोलता, ठीक है। बॉल ऑफ रेडियस r एंड मास m कोलाइड विद अ प्लैंक ऑफ मास m। अब एक का मास अगर आपने m मान लिया तो जो प्लैंक है उसका मास आप m0 मान लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। इन्हें कैपिटल M माना है, हम m0 मान लेते हैं। कैप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि ये सरफेस स्मूथ है, ठीक है ना। बिफोर इंपैक्ट सेंटर ऑफ द बॉल हैज अ वेलोसिटी v0 एंड एंगुलर वेलोसिटी ω0। यानी कि ये जो बॉल है ये ऐसे घूम भी रही है और नीचे भी गिर रही है, यानी कि घूमते हुए नीचे गिर रही है, ऐसे घूमते हुए नीचे गिर रही है, राइट। तो मैं आपको ये चीज दिखा भी सकता हूं यहां पे। तो ये वाली चीज एक टाइप से यहां पे ऐसे यूं है, तो ये वाली चीज ऐसे घूम भी रही है और यूं भी गिर रही है, घूम भी रही है ऐसे और यूं गिर भी रही है। तो इसके पास ये वाली वेलोसिटी भी है और ये वाली वेलोसिटी भी है, तो जब ये ऐसे गिरेगी तो इंपैक्ट देगी ये, राइट। तो भाई यहां पे क्या हो रहा है, तो बॉल ऐसे घूम भी रही है, नीचे भी गिर रही है, ठीक। द नॉर्मल वेलोसिटी इज रिवर्स्ड। अब ये कहते हैं कि जो ये गिरने वाली वेलोसिटी है वो तो एज इट इज रिवर्स हो गई, और ये जो घूमना था इसका ये रुक गया। बोल रहा है कि बॉल स्टॉप्स रोटेटिंग आफ्टर द इंपैक्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑन द प्लैंक बिटवीन फर्स्ट टू इंपैक्ट्स ऑफ द बॉल। अब ये क्या होगा कि नीचे जो प्लैंक है उस पर टकराई, प्लैंक को भी चला दिया इसने, टकराई, ऐसे टकराई ना यूं करके, जब यूं करके टकराएगी बॉल, मान लो ऐसे है, ऐसे घूम रही है ऐसे, तो घूमते हुए यूं टकराएगी ना, ऐसे यूं, भाई यूं घूम रही है, यूं टकराएगी ऐसे करके, तो इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी। ये जैसे ये ब्लॉक है, अगर इस पे देखा जाए तो ये यूं करके इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी और इसको पीछे भगा देगी यूं करके। तो ये जो पीछे भागेगा तो प्लैंक भी पीछे जाएगा, और जब इस पे फोर्स इस तरफ लगा तो ये इस तरफ जाएगी, तो प्लैंक ऐसे जाएगा, ये ऐसे, तो ये वापस प्लैंक पे गिरेगी, ठीक है ना। फिर दोबारा प्लैंक पे गिरेगी अगर प्लैंक की लेंथ इनफ है तो वो यही कह रहा है कि
फाइंड द डिस्टेंस ऑन द प्लैंक बिटवीन फर्स्ट टू इंपैक्ट्स ऑफ द बॉल, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड द प्लैंक इज म्यू। तो काफी सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। तो यहीं पे हम नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करेंगे अब, ठीक है बेटा। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं और इधर साइड में लगा लेता हूं क्वेश्चन को, ताकि मैं क्वेश्चन को पढ़ भी पाऊं और आपके सामने से सॉल्व भी कर पाऊं, राइट। चलिए, तो ये चीजें हटा देते हैं अब, राइट। तो मैंने क्या किया बेटा, यहां पे मैंने कुछ डायग्राम बनाने हैं इस तरीके के। तो भाई एक तो ये मैंने सरफेस बनाई, ओके, और इस सरफेस के ऊपर मैंने ये एक प्लैंक बनाया, ओके भाई, और इस प्लैंक के ऊपर मैंने एक ये फिर से बॉल ड्रॉ कर ली, ये बॉल ड्रॉ कर ली मैं, चलो ऐसी बॉल ड्रॉ कर लेते हैं। तो भाई ये बॉल जो है यहां पे ये आ रही है प्लैंक। सोचने वाली बात है, जब ये वाली बॉल आके यूं नीचे की तरफ गिरेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v0, और यहां पे फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0 है, यहां पे फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कितना है, म्यू दे रखा है, राइट। अब जैसे ये बॉल इस पे गिरेगी तो भाई डेफिनेटली यहां पे एक फोर्स लगेगा, और ऐसा ही फोर्स यहां पे एक नॉर्मल यहां लगेगा और एक नॉर्मल डेफिनेटली यहां लगेगा। भाई इंपैक्ट होगा ऐसे तो दोनों पे नॉर्मल लगेगा। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है ना। अगर मैं इस बॉल को यहां ले जाऊं और इसका एक डायग्राम ड्रॉ करूं फ्रिक्शन का, तो बॉल जो है गिर तो नीचे रही है और घूम ऐसे रही है, इससे ओमेगा नॉट से। तो जब ये ऐसे करके यूं गिरेगी, सपोज करिए ये ऐसे है ना, तो ये आप देखो ऐसे घूम रही है, तो जब ये ऐसे करके यूं गिरेगी, आप देखो ये हथेली को किस तरफ धकेल रही है, इस तरफ धकेल रही है, पीछे की तरफ। तो भाई ये जो प्लैंक है इस पे तो फोर्स लगेगा पीछे, और इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा आगे, तो इस पे म्यू इंटू एन आगे लगेगा। और ये जो प्लैंक है, ठीक है ना भाई, ये जो प्लैंक है, इस प्लैंक को भी यहां ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके यूं। तो ये जो प्लैंक है, इस प्लैंक पे भी फोर्स लगेगा किस तरफ, इस तरफ, और कितना लगेगा, वही म्यू एन लगेगा, ओके। अब आप सोचो ध्यान से कि ये वाली बात तो चलो ठीक है, इस पे प्लैंक पे फोर्स इस तरफ लगेगा, इस पे इस तरफ लगेगा, तो यहां पे ये जो एन फोर्स लगेगा उससे ये जो वेलोसिटी वी नॉट है ना बेटा, ये रिवर्स हो चुकी है, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ वी नॉट हो चुकी है कॉलिजन के बाद। किसकी वजह से, यहां पे जो एन लग रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो अगर कॉलिजन की ड्यूरेशन dt है, तो ये एन फोर्स dt टाइम तक इस बॉल पे ऊपर की तरफ लगा है, जिसने m मास का मोमेंटम जो mv0 नीचे था उसको खत्म किया और mv0 मोमेंटम ऊपर की तरफ दे दिया। तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू अगर मैं ये लगा लूं तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ m इंटू v0। ये मेरी एक इक्वेशन बनेगी पक्का, इसको कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो ndt लगा है इसने इस मोमेंटम को खत्म किया है और एक नया मोमेंटम ऊपर की तरफ डेवलप किया है। तो टोटल मोमेंटम ऊपर की तरफ कितना दिया है, 2mv0। चलिए एक बात और है, जब ये सिस्टम ऐसे था तो ना तो इसके पास कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, ना इसके पास कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, लेकिन जैसे ही कॉलिजन हुई इसका ये वाला ओमेगा कितना हो गया, 0 हो गया। पहले कितना था, ओमेगा नॉट था, अब ये वाला ओमेगा हो गया 0, राइट। लेकिन इसके पास वेलोसिटी आ गई इस तरफ, कितनी आ गई, मान लीजिए इसके पास वेलोसिटी आ गई v1, इसके पास कितनी वेलोसिटी आ गई, v1, मैं इसकी वेलोसिटी को v1 मान लेता हूं, ठीक है ना। तो आप ये देखो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम, यानी कि बॉल और प्लैंक दोनों के मोमेंटम की मैं बात करूं तो एक्स डायरेक्शन में 0 है, तो जितना मोमेंटम इसका इस तरफ होगा उतना इसका इस तरफ होगा। तो भाई इस बॉल के पास, ठीक है, कोई मोमेंटम नहीं था, इसको आप v1 मोमेंटम इस तरफ दे रहे हो, तो इस m0 मास को, कितना मास है इसका, m0, तो m0 मास को आप v1 मोमेंटम इस तरफ दे रहे हो, तो 100% बॉल को आपको एक मोमेंटम इस तरफ देना पड़ेगा, ठीक है ना, m इंटू v2। तो यहां पे ये स्मॉल m
इंटू V2 मोमेंटम आपको देना पड़ेगा इसको, ठीक। तो डेफिनेटली अगर इसका मोमेंटम इस, भाई ये जो फोर्स यहां फ्रिक्शन का लग रहा है, ये फ्रिक्शन का फोर्स इस पे लग रहा है जिसकी वेलोसिटी 0 थी, और ये फ्रिक्शन का फोर्स इस पे लग के, ठीक है ना, कितनी देर तक लगा है, dt टाइम तक। तो म्यू इंटू एन फोर्स अगर dt टाइम तक लगा है तो ये इतना मोमेंटम इसको प्रोवाइड कर देगा एफ डी टी। इतना मोमेंटम प्रोवाइड करने पे इस एम नॉट मास के प्लैंक को, कितना मास है इसका, एम नॉट मास के प्लैंक को v1 वेलोसिटी इस तरफ मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू आपको यहां मिल रही है। तो म्यू को आप चाहे बाहर ले लो, तो म्यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी आपका एम नॉट इंटू V1 हो गया। ये आपकी तीसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आप इन दोनों को यहीं रख दो, इसके नीचे, बड़ा अच्छा लगेगा। तीन चार चीजें एक साथ लिखी रखी मिलेंगी आपको, तो ठीक है। तो यहां पे भाई ये आपके पास इक्वेशंस हो गई हैं, ठीक है, 3-4 इकट्ठी हो गई हैं इक्वेशन, जो कि आपकी हेल्प करेंगी डेफिनेटली सॉल्व करने में। तो भाई ये इक्वेशन आपके पास इकट्ठा हो गई हैं, और ये लो 3 इक्वेशन तो ये इकट्ठा हो गई हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर 3 इक्वेशन आपके पास इकट्ठा हो गई हैं तो अब आप बॉल पे एंगुलर इंपल्स भी चेक कर सकते हो। ठीक है, बॉल पे एंगुलर इंपल्स भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आप ये देखो, अगर बॉल का मतलब बॉल ओमेगा नॉट से घूम रही थी तो उसके पास कितना एंगुलर मोमेंटम था, वो खुद के सेंटर के अबाउट कितना एंगुलर मोमेंटम था सर, उसके पास था I इंटू ओमेगा नॉट, इतना एंगुलर मोमेंटम था। फाइनली वो रुक गई, यानी कि पूरा का पूरा मोमेंटम खत्म हो गया, यानी कि कोई खा गया इस मोमेंटम को। तो जो एंगुलर मोमेंटम ऐसे था उसको किसी ने खत्म करके 0 कर दिया। किसने, इस फ्रिक्शन ने। ये फ्रिक्शन इस पे ऐसे लगा और यूं घुमा के इसको रोक दिया, यानी कि इस म्यू एन के टॉर्क ने, इसके मोमेंटम को ऐसे इस म्यू एन के टॉर्क ये ऐसे लगा और ऐसे घुमा के इस मोमेंटम को, जो इसके पास ये वाला मोमेंटम था ना, ये वाले मोमेंटम को खत्म कर दिया। और ये मोमेंटम कितना था, I ओमेगा, यानी कि इसने जितना एंगुलर इंपल्स दिया वो इसके बराबर होगा, ठीक है ना। और एंगुलर इंपल्स क्या होता है, टॉर्क इंटू डी टी, ठीक। अब इस म्यू एन का टॉर्क कितना लगा होगा, म्यू एन इंटू आर, और साथ में डी टी कर दूंगा तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन लगा दो यहां पे, ठीक है ना, सेफ्टी के लिए, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि ये नॉर्मल फोर्स पूरा टाइम सेम ही लगा हो इंपल्स, तो इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो ये म्यू एन आर डी टी इज इक्वल टू I ओमेगा। अब यहां से आप चाहो तो एक इक्वेशन बहुत बढ़िया तरीके से लिख सकते हो, 2/5 m, रेडियस कितनी है इसकी, r, 2/5 m r स्क्वायर कर लो इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू म्यू, और चाहो तो r को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी यहां ले लो, एक ही बात है, और इंटीग्रेशन ऑफ एन म्यू एन डी टी एम V1 यहां ले लो, ठीक है ना। तो ये एम नॉट V1 है, इसका मास कितना, एम नॉट, ठीक है ना, एम V1 ये है, एम नॉट V1 ये है, V2 किसकी वेलोसिटी है, V2 उसकी वेलोसिटी है, और एम नॉट V1 ये है, ठीक है ना, एम नॉट के साथ V2 है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे भाई यहां पे पूरी इक्वेशंस को, तो आप देखो म्यू आर इंटू एन डी टी की वैल्यू म्यू एन डी टी एम V1 कर सकते हैं इस वाले आर से, अगर इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसको अभी बिगाड़ेंगे नहीं, इसको एज इट इज यहां रख लेते हैं। क्या क्या कट सकता है, इस वाले आर से एक आर कट गया, और इस वाले एन डी टी की जगह आप चाहो तो क्या रख सकते हो, इस वाले एन डी टी और म्यू की जगह, ठीक है ना, आप रख सकते हैं एम नॉट V1, इसको लिख सकते हो एम नॉट V1, ठीक है। और यहां पे क्या आ गया, ये आ गया आपका V1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गई 2/5
एम आर ओमेगा नॉट, एम आर ओमेगा नॉट, एम आर ओमेगा नॉट अपॉन एम नॉट। ये आपके पास V1 की वैल्यू आ गई। ओके, अगर V1 की वैल्यू आ गई तो भाई V2 की वैल्यू क्या है? अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की होगी तो आ जाएगी। तो V1 यहां पे आप चाहो तो एम नॉट इंटू V1 इज इक्वल टू एम इंटू V2 कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप देखो यहां पे एम नॉट बाई एम इंटू V1, V1 की वैल्यू डाल दो यहां पे 2/5 एम अपॉन एम नॉट इंटू आर ओमेगा नॉट, ठीक है ना। एम नॉट बाई एम, तो ये आपका V2 हो गया। इस एम नॉट, एम से एम और एम नॉट कट गए, तो यहां पे V2 की वैल्यू आ गई आपकी 2/5 आर ओमेगा नॉट। तो V2 की वैल्यू आ गई 2/5 एम आर ओमेगा नॉट, और ये आ गई इतनी, ठीक है। अब खुद सोचिए, ये वाली जो बॉल है इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है, वो आ गई। इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है, वो आ गई। तो अगर देखा जाए तो ये वाली चीज तो इधर चल रही है और ये इधर चल रही है। तो भाई कॉलिजन के बाद जब ये वाली चीज इस तरफ चलेगी, ठीक है ना, और ये वाली चीज यहां से इस तरफ चलेगी, तो इसकी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। भाई इसकी एक वर्टिकल वेलोसिटी तो V0 है ही, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, V2, और इसकी ये वाली वेलोसिटी कितनी है, V1। तो आप ये देखो, अगर इसकी ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी V2 और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, V0, तो इस बॉल को ऊपर जाके वापस नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा 2 इंटू V0 बाई जी। भाई 2 इंटू वर्टिकल कंपोनेंट बाई जी तो होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये यहां पे u साइन थीटा है, ये u कॉस थीटा है। भाई अगर ये प्रोजेक्टाइल कर रहा है तो इसकी ये वाली वेलोसिटी तो V2 है और ये आपकी V0 है, तो ये u साइन थीटा है, ये u कॉस थीटा है। तो 2u साइन थीटा बाई जी, ये तो टाइम पीरियड हो गया, ठीक। अब यहां से क्योंकि प्लैंक भी इधर जा रहा है, ये भी आ रहा है, तो v रिलेटिव कितनी हुई, v रिलेटिव यहां से V1 प्लस V2। भाई ये जो है इसकी वेलोसिटी तो V2 है, प्लैंक की वेलोसिटी V1 है, तो दोनों की वेलोसिटी ऐसे अपोजिट होगी तो जुड़ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। तो भाई एक टाइम पीरियड के बाद ये वापस गिरेगी, तो जो प्लैंक पे पॉइंट होगा जहां से इसने जंप किया है, और उसके बाद जब ये दोबारा गिरेगी तो वो वाली डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आपकी t और मल्टीप्लाई बाई V1 प्लस V2। तो t कितना हुआ, t इज 2V0 बाई जी, और V1 प्लस V2 कितना हुआ भाई, ये हुआ आपका 2/5 आर ओमेगा नॉट प्लस कितना हो गया 2/5 एम अपॉन एम नॉट और आर ओमेगा नॉट। बड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है, पता नहीं, फीलिंग थोड़ी अजीब आ रही है, गलत भी हो सकता है। 2/5 2/5 2 और 2, दिस इज 4/5 4/5 हो गया, और V0 आर ओमेगा नोट ये दोनों में कॉमन है, और 1 प्लस एम अपॉन एम नॉट ये आ गया। तो ये डिस्टेंस आ रही है, ठीक है। इसको एक बार भाई मैं मैच जरूर करूंगा, अगर गलत हुआ तो दोबारा करेंगे कुछ, ठीक है ना। आंसर मैंने लिखा हुआ है आर ओमेगा नोट V0 बाई जी 4/5 और 1 प्लस एम अपॉन एम नॉट। 4/5 भी ये रहा, 1 प्लस एम अपॉन एम नॉट भी ये रहा, V0 आर नॉट, ठीक है, आंसर सही है। ये आपका आंसर बिल्कुल मैच कर गया और यही आंसर है, ठीक है बेटा। अब इस सवाल को अगर आपको समझना है तो बहुत आराम से सोचना पड़ेगा कि ये क्या है। आप देखिए यहां पे इंपैक्ट हुआ है, जो इंपैक्ट में जितनी देर ये बॉल यहां टच हुई है उतनी देर इसने इस पे नॉर्मल फोर्स लगाया है, और उस नॉर्मल की वजह से फ्रिक्शन लगा है इस तरफ। ये क्या है, ये एक्चुअल में फ्रिक्शन ही तो है जो इस तरफ लगा है। तो ये वाले फ्रिक्शन ने इसको इस तरफ एक मोमेंटम दिया है जिसकी वैल्यू m इंटू V0 है, ठीक है। तो कहीं पे ये होगा m0 इंटू V1, ये रहा म्यू इंटू एन। तो भाई ये वाली चीज आपको अच्छे से अप्लाई करनी आनी चाहिए। दूसरी चीज, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी है ये एक्चुअल में इंपल्स है, इंपल्स से डील करना यहां पे बहुत जरूरी है, ठीक है ना। dp बाई dt इज इक्वल टू होता है ना फोर्स,
dp बाई डी टी इज इक्वल टू फोर्स जो भी होता है, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एन इंटू डी टी। अब जो कॉलिजन की ड्यूरेशन है, अगर उसमें ये नॉर्मल फोर्स वेरी भी करता है सो कारणों की वजह से, तो इसको यहां इंटीग्रेट कर देते, इसको भी यहां इंटीग्रेट कर देते, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी हो जाता है। ठीक है ना, तो एक एवरेज ले लेते हैं हम, जो कॉलिजन की ड्यूरेशन है ना उस ड्यूरेशन के लिए, तो पूरी ड्यूरेशन में ये इंपल्स हुआ, इसको जे भी बोल सकते हो आप, बहुत सारे लोग इसको जे लिखते हैं। ठीक है ना, आप जे भी बोल सकते हो, मैं इसको डायरेक्ट ही लिखता हूं। आज तक कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ एनडीटी को कभी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पुट ही करना है, उसी से आंसर आएंगे। राइट, तो चलिए बच्चों, ये था एक सवाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, चलिए, ये भी एक इंपैक्ट वाला ही सवाल है। ठीक है ना, इंपैक्ट के बाद रोटेशन आ जाता है इसमें। देखिए क्या बोल रहे हैं, रॉड ऑफ लेंथ एल फॉर्मिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक अ फ्रिक्शनलेस सरफेस at A with its center of mass velocity v naught and no angular velocity. Assuming that impact at A is perfectly elastic, find the angular velocity of the rod immediately after the impact. ठीक है, तो देखो भाई, इस सिचुएशन में क्या है कि रॉड ऐसे है, जैसे मान लो ये रॉड है, ये रॉड है, ये ऐसे गिर रही है, ये ऐसे गिर रही है, यूं गिरती है और इस पे टकराती है, इस पे किसी सरफेस पे ऐसे यूं टकराती है ये। तो जैसे यूं गिर रही है ना, तो यूं टकराएगी, टकराते ही ये, टकराने के बाद ये ऐसे करके जाती है, यानी कि अभी तक तो इसमें नहीं है कुछ भी ओमेगा, लेकिन टकराने के बाद ओमेगा ऐसे आ जाता है इसमें। तो टकराने के बाद ये ऊपर उछलती भी है और घूमती भी है। राइट, तो इसमें सारे काम टकराने के बाद ही हो रहे हैं। राइट, तो चलिए बेटा, इस सवाल को करते हैं। तो पहले मैं इसको एक जगह कॉपी कर लेता हूं, ताकि मैं इसमें छोटा कर सकूं। अब इस सिचुएशन को आप समझना कि ये सिचुएशन है क्या। ठीक है, तो यहां पे भाई मान लो ये सरफेस है, ठीक है, ये तो ग्राउंड है। ओके, और एक इस तरीके की रॉड है, यू एक रॉड है, और ये रॉड थोड़ी ऐसे तिरछी हो, और ये रॉड यहां से इस जगह से, यहां से इस पे ऐसे गिरने वाली है सरफेस। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा हम जरूरत तो पड़ेगी इसकी। तो ये वाली रॉड आएगी यूं, बिना किसी उसके यहां टकराएगी, और टकराने के बाद ऊपर उछलेगी। ठीक है ना, ऊपर उछल, यहां से ऐसे आ रही है नीचे वेलोसिटी से, ये यहां टकराएगी ऐसे यूं, टकराने के बाद जो इंपैक्ट होगा उसकी वजह से उछलेगी भी और रोटेट भी होगी। ठीक है भाई, तो अभी तो इसकी मैं इनिशियल कंडीशन बना रहा हूं। तो इसका जो सेंटर है वो यहां पे है, और टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है ना, v नॉट वेलोसिटी है, और ये जो है ये टकराएगी अब यहां पे, और ये ग्राउंड से अभी टकराने से पहले कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है ये, यहां पे थीटा एंगल बनाती है। टकराने से पहले कितना एंगल बना रही है, यहां पे ये थीटा एंगल बना रही है, इस तरीके से। तो जब ये टकराएगी, टकराते टाइम भी थीटा ही बनाएगी डेफिनेटली। ठीक है, तो जब ये टकरा रही है, इस पे लगा है इंपैक्ट यहां पे, तो मैं यहां से कर लेता हूं टकरा के, ये चीज यहां से ऐसे आई और यहां पे ये टकरा। ठीक है, जब टकरा रही है, टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी ऐसे है, फिर लगा यहाँ पे इंपैक्ट, तो इस इंपैक्ट को मैं एन बोल सकता हूँ, एन डी टी बोल सकता हूँ। तो भाई जो एन लग रहा है, एन डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जे आ जाएगा आपका, ये तो ये इंपैक्ट लग रहा है इस पे। जैसे ये इंपैक्ट लगता है, इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है ऊपर की तरफ। अब वो नहीं पता कि कितनी हो जाती है, बट इसकी वेलोसिटी यहाँ पे देखें तो ऊपर की तरफ v हो जाती है।
ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे केवल लीनियर मोमेंटम बैलेंस लूं, और एक तो ये टकरा ही रही है, ऊपर से टकराने के बाद ये ऐसे रोटेट भी होने लगती है, तो जब ये चीज ऐसे रोटेट होती है कितने से, ओमेगा से, तो वो यहाँ जो इंपैक्ट लगता है उसकी वजह से ही तो होती है, यूं लगता है तो उसके बाद रोटेट, आफ्टर कोलिजन है ये यूं होने लगती है। अब बात को समझना है आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से। ठीक, हमें ये भी देखना है कि हमें निकालना क्या है, तो इसने बोला है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, तो हमें वो ओमेगा ही निकालना है एक्चुअल में, जस्ट आफ्टर इंपैक्ट। और उसने कहा है कि इसका जो ये कॉर्नर है, कौन सा, ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, यानी कि ये वाला कॉर्नर और ग्राउंड का ये वाला पॉइंट, ग्राउंड का ये वाला पॉइंट और ये कॉर्नर, इनकी जब कॉलिजन होती है ऐसे, तो ये कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है। तो पहले तो ये वी नोट से नीचे आ रहा था ना, ये सब कुछ वी नोट से नीचे आ रहा था, ठीक है, तो जब ये सब कुछ वी नोट से नीचे आ रहा, तो ये वाला पॉइंट भी वी नोट से नीचे आ रहा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो वी नोट ही है, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमें अभी निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अभी हमें निकालनी पड़ेगी। लेकिन हमें यहाँ पे एक क्लू मिल रहा है कि भाई ये जो इंपल्स जे इस पे लगा है, इसने इसकी वी नोट वेलोसिटी को वी बदल दिया है, तो जे की वैल्यू हमें पता है कि m इंटू वी नॉट प्लस वी होगी, ये हमें पता है। जे की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी। अब आप सोचिए ध्यान से, अगर मैं जे की वैल्यू को लिख देता हूं v प्लस वी नॉट यहां पे, तो इस जे की वजह से इसमें कोई रोटेशन नहीं था, लेकिन अब ओमेगा का रोटेशन आ गया, किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। तो मुझे पता है कि अगर मैं इस जे का इसके अबाउट, मतलब जे इंटू ये करूं, जे आर एंगुलर मोमेंटम लिखूं, तो ये तो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम इंटू दिस डिस्टेंस, ये इस पे लगने वाला इंपल्स हो जाएगा और वो इसके आई ओमेगा के बराबर होगा। तो आप देखिए जे वाली लाइन को अगर मैं यहां से ऊपर की तरफ यूं ले जाऊं कि भाई ये तो जे वाली लाइन है, ये वाली लाइन को अगर मैं यहां से ऊपर ले जाऊं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस इसकी आएगी l/2। अब ये वाला एंगल तो थीटा है भाई, ये वाला तो कितना है, थीटा है, तो ये l/2 है, ये डिस्टेंस होगी l/2 cos थीटा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको इस जे की वजह से जो ये एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है वो कितना होगा, j इंटू l/2 cos थीटा, ये इसमें आई ओमेगा डेवलप कर देगा। तो आई कितना होगा भाई, m l² इंटू ओमेगा, ये इसमें डेवलप कर देगा, j इंटू l/2 cos थीटा इज इक्वल टू ml²/12 इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा डेवलप कर देगा। अब अगर मैं यहां j की वैल्यू ये वाली यहां डाल दूं, तो ये क्या है, m इंटू वी नॉट प्लस वी इंटू l/2 cos थीटा, m इंटू वी नॉट प्लस वी इंटू l/2 cos थीटा इज इक्वल टू m l²/12 इंटू ओमेगा, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो वी नॉट प्लस वी l/2 cos थीटा इज इक्वल टू m l। अब ये l और l मैं शायद सेम ही बना रहा हूं, इनको आप खुद देख लेना, कहीं पे मैं स्मॉल l लिख देता हूं, कहीं पे कैपिटल l लिख देता हूं, स्मॉल l कैपिटल L एक ही है, तो उसको बाद में देख लेंगे, l से l काट देंगे। तो यहाँ पे क्या क्या चीज कट जाती है, एक चीज मुझे ये भी देखनी है, देखो इस m से और इस l से ये m और l कट गया, तो यहाँ पे मेरे को पता चलता है कि वी नॉट प्लस वी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, इस 2 से ये 12 कट जाएगा, l ओमेगा बाई 6 आ जाता है। ये मेरे को एक इक्वेशन मिल गई, इन दोनों को सॉल्व करने से ये मेरे को एक इक्वेशन मिल गई, राइट। अब दूसरा देखना, दूसरा ये है कि भाई यहां पे जो ये वाला पॉइंट है, ये इसकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो वी नॉट है। अब मेरा टारगेट है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालना, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, इस पॉइंट की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किस तरीके से निकलनी है वो देखना आप, ठीक है। तो मैं इस वाली चीज को, इस वाली चीज को यहां पे ड्रॉ करने की थोड़ा सा, मतलब आपको समझाने के लिए यहां ड्रॉ करता हूं, बहुत ध्यान से देखना। तो ये तो सेंटर है, इसके अबाउट ये चीज
ओमेगा से तो ऐसे चल रही है, ठीक है, और ये v से ऐसे चल रही है। तो अगर मैं v देखूं तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ v तो है ही, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में एक v तो आएगा ही आएगा। ऊपर से ऐसे रोटेशन की वजह से ये वाला पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में इस तरफ चल रहा है, कितने से, L/2 इंटू ओमेगा से चल रहा है, L/2 इंटू ओमेगा से ऐसे चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो मुझे L/2 ओमेगा का ये वाला कंपोनेंट और लेना पड़ेगा। दिस इज L/2 ओमेगा, और ये अगर थीटा 90 माइनस थीटा, ये फिर थीटा होगा, तो L/2 ओमेगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो भाई ये मुझे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मिलेगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो यही का यही है। ये वाला पॉइंट एक तो इसका सेंटर ऊपर की तरफ बी से चल रहा है, भाई ये सेंटर बी से चल रहा है, ऊपर से ये वाला एंड ऐसे रोटेट, ये भी उसको ऊपर ले जा रहा है, लेकिन ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ होगी, तो इसका ये वाला कंपोनेंट मुझे चाहिए। तो ये वेलोसिटी और इसका ये वाला कंपोनेंट दोनों मिलके इस एंड को ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये इसकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये हो गई, ठीक है भाई। तो ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी सेम होगी, तो यहां पे आप v नोट को बराबर कर दो v प्लस L/2 इंटू ओमेगा और साथ में कॉस थीटा। अब ये वाली चीज मुझे वहां भी दिख रही है, तो क्यों ना मैं इस v की वैल्यू निकाल लूं। तो v की वैल्यू हो जाएगी v नोट माइनस L ओमेगा बाई 2 और साथ में कॉस थीटा, इस v की वैल्यू, ठीक है। अब इस v की वैल्यू अगर मैं यहां पे डाल दूं तो ये तो v नोट हो गया, ठीक। अब ये हो गया आपका L ओमेगा बाई 6, इस कॉस थीटा को नीचे ले आओ, इस कॉस थीटा को नीचे ले आओ, और v नोट प्लस v नोट प्लस v इधर रह गया, उसमें v की वैल्यू डाल दो, तो v नोट प्लस v, इस v की वैल्यू हो जाएगी v नोट माइनस कितनी, L ओमेगा बाई 2 और साथ में ये कॉस थीटा भी होगा, तो ये 2v नोट हो गया, ठीक है। अब इस चीज को मुझे सॉल्व करना है, जो भी आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। चलिए इस चीज को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे, ओके। तो ये ऊपर नीचे से सारी चीजें मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, है ना, ये वाली चीजें मैं हटा देता हूं, मुझे बस केवल इतना चाहिए कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊं, इतना स्पेस मुझे चाहिए। तो आप खुद ही देखो, ये तो आपका 2v नॉट हो गया, इज इक्वल टू L ओमेगा बाई 6 कॉस थीटा और प्लस L ओमेगा कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसमें कॉस थीटा की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 3 की, तो मल्टीप्लाई बाई 3 कॉस थीटा और 3 कॉस थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो भाई नीचे 6 कॉस थीटा, अब 6 कॉस थीटा इधर ले जाओ, तो 6 कॉस थीटा इंटू 2v नॉट, तो दिस इज 12v नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू L ओमेगा प्लस 3L ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे को क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए, है ना। तो अगर मैं यहां पे L ओमेगा कॉमन ले लूं तो दिस इज 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। भाई ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 12v नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाई L इंटू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बेटा, आंसर तक सॉल्व करना बहुत जरूरी है मेरे लिए आंसर तक सॉल्व करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इसको आंसर तक सॉल्व किया। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो बहुत छोटा होता है, लग के खत्म हो गया, उसके बाद जो कैलकुलेशन है वो आंसर तक ले जाती है हमको। तो भाई कॉन्सेप्ट तो हमारे यही खत्म हो गए थे, हमारी कैलकुलेशन ही है जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देती है। तो देखते हैं, मुझे ये आंसर वैसे तो ठीक लग रहा है, देखते हैं क्या आंसर है। 12v नॉट कॉस थीटा अपॉन L इंटू 12v नॉट कॉस थीटा अपॉन L इंटू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, एकदम परफेक्ट आंसर है, यही का यही हमने निकाला भी है और यही हमारा आंसर आ भी रहा है। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये वाला सवाल भी आपको समझ आया होगा, इंपैक्ट वाला ही केस है। ठीक, अगर इसमें मैं आपको देखूं तो सबसे बड़ी ट्रिक क्या है,
बस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखने की है भाई। ये वाली वेलोसिटी तो 0 है। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी इसकी वजह से v नॉट है ही ऊपर, ऊपर से इसका एक कंपोनेंट और आएगा इन दोनों की वजह से, ये तो इसकी वेलोसिटी तो 0 है नीचे, इसकी ऊपर है। तुमने इस पॉइंट का को परफेक्टली इलास्टिक बोला है इसने। तो ये जो हमने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो लिखी है, यही इसमें सबसे बड़ा मतलब पॉइंट है, कंसेप्चुअल पॉइंट यही है। तो इन सब चीजों में हमें परफेक्ट होना पड़ेगा, तब जाके हमारे ये एडवांस के ऐसे ऐसे सवाल होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना, या बिल्कुल एंड तक पहुंचने लगेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक की? अब एक सवाल पे और चलते हैं आगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सवाल पे फिर मूव करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है। ये देखिए, ये वाला भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बट इसमें भी वही बात है कि किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन या वेलोसिटी हम कैसे लिखें, राइट। तो बच्चों होता क्या है इससे, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, ये मास m है और लेंथ l है, सस्पेंडेड बाय द टू वायर्स एट p एंड q, p और q इसके एंड्स हैं और r s इसके सस्पेंशन वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो वायर एट q सडनली ब्रेक्स, तो जो q पे वायर है ये वाली वायर को हम सडनली कट करते हैं। तो फाइंड द टेंशन T इन द वायर एट पॉइंट P, P पॉइंट पे जो वायर है इसमें टेंशन कितनी हो जाती है जस्ट आफ्टर कटिंग, ये है। तो इमीडिएटली आफ्टर वायर एट Q इज ब्रोकन, ये है। तो चलिए इस सवाल को भी इसी तरीके से बिल्कुल प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम, एक एक चीज समझ समझ के। तो इसमें को मैं यहां पे कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। ओके, तो चलिए भाई, होना क्या है यहां पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है, और तो यहां पे ये रॉड बनाते हैं हम इस तरीके से, ऐसे ये बनाई हमने रॉड, और इसको हम ये लिया बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। अब हमें इतना पता है कि यहां से एक वायर इस एंड पे जोड़नी है हमें, ओके, और एक वायर मुझे इस एंड पे जोड़नी, ठीक है। अब बोला हुआ है कि ये जो एंगल है यहां पे, ये जो एंगल बनता है ये यहां पे ऐसे, ठीक है ना। अगर ये एंगल देखा जाए, ये वाला एंगल, तो ये 30 डिग्री बनता है यहां पे। ये वाला एंगल कितना बनता है, थीटा, और ये भी एंगल कितना बनता है, थीटा। दोनों एंगल बराबर होंगे डेफिनेटली। तो ये वाला पॉइंट तो Q हो गया, और ये वाला पॉइंट हो गया S। ये वाला पॉइंट P है, और ये वाला पॉइंट है R। अब उसने कहा है कि ये वाला पॉइंट, ये वाली चीज को हम कट करते हैं, किस तरीके से, ऐसे। इसको हम कट कर देते हैं। तो कट करने के इमीडिएटली बाद क्या होगा भाई, देखो कट करने के इमीडिएटली बाद क्या होगा, स्ट्रिंग में टेंशन जो T है वो जितना भी पहले है वो बदल जाएगा। अब पहले जो टेंशन है वो कुछ और होगा, कटने के बाद कुछ और होगा। तो पहले वाले टेंशन का हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, ना वो कहीं यूज होगा। तो इसके कटने के बाद क्या होगा, एकदम से ये वाला एंड भाई इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर, अगर स्ट्रिंग टाइट रहेगी तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी, तो ये वाला एंड सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा, लेकिन ये कुछ अलग ही तरीके से रोटेट होगी। तो इसका जो सेंटर है अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से इसको एक अल्फा मिलेगा यहां पे, जो ये सेंटर है इसका सी सेंटर को देखोगे तो सी सेंटर को एक इस तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, राइट। और इस पॉइंट को भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन डेफिनेटली मिलेगा। तो हम तो बस एफबीडी बनाएंगे, हमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हम तो एफबीडी बनाएंगे, ठीक। तो हम यहां पे जानते हैं कि यहां पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसका mg लगेगा, और जो भी टेंशन होगा वो उस तरफ लगेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है ना।
तो अगर मैं ये अल्फा फाइंड आउट करने लगूं, इसका एक्सेलरेशन तो देखेंगे ही हम थोड़ी देर में, ठीक है ना। अगर मैं ये अल्फा फाइंड आउट करने लगूं तो अल्फा जो सेंटर की तरफ है, ठीक है ना, इसके अबाउट जितना भी टॉर्क है, दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो आप ये देखो, सेंटर के अबाउट जो टॉर्क लग रहा है उसको मैं इसी रॉड के आई अल्फा के बराबर कर दूं तो मुझे अल्फा मिल जाएगा। अब अल्फा मैं क्यों निकाल रहा हूं वो आपको समझ आ जाएगा तुरंत। कैसे? क्योंकि मैं इसका जब अल्फा निकालूंगा तो इस पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन मिल जाएगा मुझे, इसका लीनियर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और इस पॉइंट का एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। तो एक तो इसके रोटेशन की वजह से इसका एक्सेलरेशन होगा, एक इस पे राइट और लेफ्ट में जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स, उनकी वजह से एक्सेलरेशन होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट का एफबीडी बनाऊंगा तो उसमें ये टी इन्वॉल्व हो जाएगा और सॉल्व होके टी आंसर में आ जाएगा हमारा, ठीक। और ये यहां से जस्ट अभी स्टार्ट करने वाला है, सर्कुलर मोशन ये अभी स्टार्ट करने वाला है, इसलिए अगर इस पॉइंट का सेंटर की तरफ आप एक्सेलरेशन निकालने लगो ए सेंट्रीपिटल, तो वो अभी 0 आएगा। ए सेंट्रीपिटल जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग वो 0 आएगा। ए सेंट्रीपिटल जस्ट आफ्टर कटिंग 0 आएगा। तो अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, किस तरीके से कर रहे हैं। तो इसका अल्फा निकालना मेरा टारगेट है पहले तो आप ये देखो, इस पे फोर्स या तो mg लग रहा है या अल्फा लग रहा है, सॉरी mg लग रहा है या टेंशन लग रहा है। तो अगर मैं इसका यहां पे इस तरीके से एफबीडी बनाऊं, इसका यहां पे अगर मैं इस तरीके से एफबीडी बनाऊं इस जगह पे, तो आप बेटा सोच के देखो, इस पे इसके अबाउट mg का टॉर्क तो 0, केवल टेंशन का ही टॉर्क होगा। और अगर मैं टेंशन वाली लाइन को ऐसे 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 आगे बढ़ा दूं, ठीक है ना, इस पॉइंट के अबाउट, तो टेंशन का टॉर्क कितना होगा? टेंशन का टॉर्क होगा T मल्टीप्लाई बाई ये वाली डिस्टेंस। अब ये तो L/2 है, ये थीटा है, तो ये L/2 साइन थीटा हो जाएगी, ठीक। तो ये जो टॉर्क होगा ये होगा T इंटू L/2। अब ये L और कैपिटल L एक ही बात है, ठीक है ना। कहीं पे अगर मैंने कैपिटल L लिख दिया तो उसको आप देख लेना, T इंटू L/2। भाई फोर्स वाली लाइन को हम आगे पीछे बढ़ाएंगे ऐसे U, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप खुद ही सोच लो, ये वाली लाइन को हम ऐसे आगे पीछे बढ़ाएंगे U, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से यहां से इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो अगर ये L/2 है और ये थीटा है, तो भाई ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो सामने वाली साइड साइन थीटा होती है, तो ये L/2 साइन थीटा हो जाएगी। चलो, और साइन थीटा तो साइन 30 है, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई हो जाएगा आपका ml²/12, सेंटर के अबाउट ml²/12 इंटू अल्फा। ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। तो आप चाहो, ठीक है ना, तो यहां पे क्या क्या कर सकते हो, ml²/12 आएगा ना ये इसके अबाउट, हाँ, सेंटर के अबाउट निकालेंगे तो चलो ठीक है, जो भी आएगा। तो ये आपके पास एक अल्फा की वैल्यू आ गई यहां से, तो L/2 साइन थीटा, और साइन थीटा भी 1/2, तो ये क्या आ गया आपका, साइन थीटा भी 1/2, 2 से और साइन थीटा से कट के कितना रह गया, 2 3 रह गया, ये 3 बन गया है ना, 3 हो गया, और इस वाले L से ये L कट गया, तो 3T/ml, ये आपके अल्फा की वैल्यू हो गई। 3T/ml ये आपके अल्फा की वैल्यू होगी। इसको रख लो साइड में अभी, ठीक। अभी कुछ काम और करने हैं हमें, बाकी हैं। कौन कौन से काम बाकी हैं? तो अब इस एंड पॉइंट का जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट का अगर आप x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालते हो ax, और फिर आप इसका एक्सेलरेशन y में निकालते हो ay, ठीक है, तो वो आपके फोर्स बैलेंस करने से आएंगे। अब आप मुझे एक चीज बताओ, इस रॉड पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? सर एक ही फोर्स है, कौन सा? T का ये वाला कंपोनेंट। ओके, तो करो फिर, अगर है तो करो उसको। क्या है? T का कॉस थीटा, एक ही कंपोनेंट है इस रॉड पे, इस तरफ एक ही कंपोनेंट है T का कॉस थीटा। मेरा टारगेट है ax निकालना, ताकि मैं इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले सकूं, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले सकूं, फिर ये अल्फा की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो ले सकूं, और सारे एक्सेलरेशन को मिला के कितना कर सकूं? 0। उससे मेरा T निकल आएगा। ये मेरा टारगेट है।
तो मैं ए एक्स इस तरफ ले लेता हूं, तो इस पूरी रॉड पे इधर तो एम जी है, इस तरफ टी है, वो वाला टेंशन खत्म होगा, टी का ये वाला कंपोनेंट इसको इस तरफ एक्सेलरेशन देगा, तो ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू कितना ए एक्स। ठीक है ना, टी का कॉस थीटा भाई, इसके अलावा कुछ और लग नहीं रहा है, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स, ये हमारे पास होना चाहिए। ओके, अब और देख लो, अगर मुझे यहां पे इसका वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन लेना है, सुनते जाना ध्यान से भाई। देखो पी पॉइंट का बोलने का मतलब क्या है कि इसके सेंट्रोमास की बात चल रही है, मुझे तो पी पॉइंट का फाइनल एक्सेलेरेशन लेना है, तो वो इन सब का कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि दिस और यहां सेंटर पे बैठ के जो रोटेशन अल्फा की वजह से इसको एक्सेलेरेशन मिल रहा है वो लिखूंगा मैं बाद में। ठीक है, तो इस रॉड का अगर वाई डायरेक्शन की बात करें, तो अब वाई डायरेक्शन में इस पे एम जी लग रहा है, ये बात है, तो वाई डायरेक्शन में mg लग रहा है, ये टी साइन थीटा लग रहा है। ठीक है, तो मान लो mg ज्यादा है और वो कम है, तो mg माइनस टी का साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए वाई, ऊपर की तरफ m इंटू ए वाई, सॉरी नीचे, mg ज्यादा लग रहा है तो ए वाई को नीचे ले लो, पता नहीं क्यों हम इसको नीचे मान रहे हैं, पहले ऊपर माना तो ऊपर ही करना चाहिए, बट ठीक है, मैंने mg को बोल दिया नीचे तो नीचे कर देते हैं। ठीक है, ए वाई बाद में कर देंगे, वो तो हमें देखना ही है, तो m इंटू ए वाई ये हो गया। अब ए एक्स की यहां से जो वैल्यू आई है वो आई है टी कॉस थीटा बाई एम, तो ये टी कॉस 30 डिग्री और डिवाइडेड बाई एम, ये ए एक्स की वैल्यू आई है, और यहां से ए वाई की वैल्यू कितनी आई है, ए वाई की वैल्यू आई है जी माइनस टी साइन 30 बाई एम, तो टी बाई साइन 30 1/2 है 2, और एक एम नीचे से है, टी बाई 2m, भाई ये ए वाई की वैल्यू आ गई है, एम से क्या किया, एम को काट दिया, जी रह गया, माइनस टी बाई एम और साइन थीटा 1/2, तो टी बाई 2m, ये ए वाई की वैल्यू आ गई है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर यहां पे इस सेंटर की, इस रॉड का एक्सेलरेशन इस तरफ ए एक्स है, इस तरफ ए वाई है, तो आप ये देखो, इस तरफ ए एक्स है, इस तरफ ए वाई है, तो इसके इस अल्फा वाले रोटेशन की वजह से इसका एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ भी होना चाहिए, कितना, L/2 इंटू अल्फा, बिल्कुल सर होगा ही होगा, तीनों के तीनों, ये एक्सेलरेशन ऊपर हो गया, ये इस तरफ हो गया, ये इस तरफ हो गया, ये 3 एक्सेलरेशन हो गए इसके, तो इस रॉड के इस एंड के 3 एक्सेलरेशन हो गए। अब इस रॉड के इस एंड को अगर मैं अब दोबारा ड्रॉ करूं, यहां पे अगर मैं इस वाले पार्ट को फिर से कॉपी करके यहां पे ड्रॉ करूं इस तरीके से, ठीक है, तो बाकी चीजों का मुझे कोई ऐसा लेना देना है नहीं। ठीक है, तो हम ये काम करते हैं कि ये तो इससे मिटा देते हैं, ये ऐसे, और ठीक है, तो यहां पे 3 एक्सेलरेशन लिख रहा हूं मैं, कौन कौन से, एक एक्सेलरेशन इस तरफ कौन सा हो गया, ए एक्स, एक एक्सेलरेशन इस तरफ कौन सा हो गया, ए वाई, और एक एक्सेलरेशन इस तरफ कौन सा हो गया, एल अल्फा बाई 2। अब इन सारे एक्सेलरेशंस का इस डायरेक्शन में जो रिजल्ट आएगा, सारे एक्सेलरेशंस का इस डायरेक्शन में जो रिजल्ट आएगा वही तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल होगा। तो आप देखो क्या क्या रिजल्ट आया, तो ए एक्स का कॉस थीटा माइनस ए वाई का ये वाला कंपोनेंट, तो अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा को, तो ए वाई का कॉस 60 माइनस ए वाई का कॉस 60 डिग्री, ये, और एल अल्फा का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला, तो एल अल्फा बाई 2 प्लस एल अल्फा बाई 2 और कितना, कॉस 60, ये कॉस 60 आएगा, शुड बी इक्वल टू ए सी एंड शुड बी इक्वल टू 0, ये 0 आना चाहिए।
अब ये वाला जो पॉइंट है यहां पे जो आपको समझाया जा रहा है, आप देखो ऐसा क्यों हो रहा है भाई। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे हम ये स्ट्रिंग को कट करेंगे, कर दिया कट, तो जैसे ही हम इस स्ट्रिंग को हम यहां पे कट करेंगे तो कट करते ही जो दूसरा वाला टेंशन है वो तुरंत बदल जाएगा। यहां पे वो क्या है, बदल जाएगा तुरंत। ठीक है, बदल गया टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रॉड किस तरीके से मूव करेगी, ये रॉड अपने सेंटर के अबाउट ऐसे मूव करेगी। ओके, जब सेंटर के अबाउट ऐसे मूव करेगी तो इस वाले एंड को ऊपर की तरफ एक आर अल्फा मिलेगा, जो मैंने यहां लिख दिया, आर अल्फा मिलेगा। ओके, और खुद इस सेंटर को एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देगा इसका ये वाला कंपोनेंट, और वाई डायरेक्शन में mg, और वो लग रहा है वाई डायरेक्शन में वो देगा। तो अगर मुझे p पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो तो उसको ऑटोमेटिकली मिल ही रहा है, साथ में उसको रोटेशन का एक्सेलरेशन भी मिल रहा है वो वाला, ये वाला। तो इस p पॉइंट का एक्सेलरेशन भाई इतना हो जाएगा, किस तरफ, उस तरफ। तो इस p पॉइंट का जो भी एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, वो क्या क्या है, ए वाई इस तरफ है, ए एक्स इस तरफ है, l/2 अल्फा इस तरफ है। इन सब का अगर ये वाला कंपोनेंट लिया जाए, मुझे नहीं पता रिजल्टेंट किधर आएगा, लेकिन ये वाला एक्सेलरेशन निकाला जाए तो ये 0 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि जस्ट आफ्टर कटिंग अभी इस एंड को कोई वेलोसिटी नहीं मिली है, इस एंड को कोई वेलोसिटी नहीं मिली है, तो v²/r की वैल्यू 0 होनी चाहिए, राइट। तो v²/r क्या है, r तो ये वाली लेंथ हो गई और v इसकी स्पीड होगी। अभी तो इसकी स्पीड बनेगी नहीं ना, जस्ट आफ्टर कटिंग ये ऑलमोस्ट यही, वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 होगी, तो इसका उस तरफ का एक्सेलरेशन 0 आएगा। ठीक, तो वो मैं 0 पुट कर रहा हूं वो वाले को। तो ये करते ही मेरा क्या होगा, मेरा काफी सारा काम हल्का हो जाएगा और आंसर निकलने के चांस भी बन रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या मिलता है हमें। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलता है। ठीक है भाई, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इधर खिसका लेते हैं। ओके, सॉल्व करेंगे पक्का इसको। तो ax क्या है, व्हाट इज ax, ax की वैल्यू कुछ हमने निकाली थी। ax क्या निकाला था भाई हमने, कुछ तो निकाला, ये रहा t cos 30/m। तो t बाई m इंटू cos 30, cos 30 और cos 30, थीटा तो 30 डिग्री है ना, तो ये तो cos 30 एक इसमें ऑलरेडी है और ये cos 30 वो है, तो √3/2 का स्क्वायर हो गया। तो दिस इज 3t/4m, ये वाली टर्म आ गई, माइनस ay कितना है, g माइनस t/2m इंटू cos 60, cos 60 1/2 होता है, तो एक तो इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये t/4m बन गया, ये g/2 हो गया, और माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, माइनस भी है ना सब बाहर और इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस l/2 इंटू अल्फा, व्हाट इज अल्फा, 3t/ml, दिस इज 3t/ml, ये हो गया, और cos 60 हो जाता है 1/2, तो यहां पे इस l से ये l कट गया। ठीक है, और t/4m 3t/4m प्लस माइनस, तो और g/2 को इधर ले जाओ तो इज इक्वल टू 0 है, तो इज इक्वल टू ये g/2 भाई इधर ले जाओ, ये वाला g/2 उठाओ इधर ले जाओ, तो 3t/m और t/4m ये हो गया, प्लस 3t/2 2 जा 4, 3t/4m ये हो गया, इज इक्वल टू g/2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू की 3 3 6 और 1 7t/4m, तो यहां पे जो आंसर मिल रहा है मुझे, ठीक है ना, इसको अगर मैं यहां ले आऊं, यहां से मुझे पता चल रहा है कि ये वाली चीज कितनी आएगी, 7t/4m इज इक्वल टू g/2। ठीक है, तो कितना हो गया, इस वाले 2 से ये कट के 2 आ गया, तो यहां से t की वैल्यू जो आ गई वो 2 ऊपर चला गया, m ऊपर चला गया, और साथ में g और डिवाइडेड बाय ये 7 नीचे आ गया। ठीक है ना, तो भाई यहां पे t की जो वैल्यू है, t की वैल्यू है कि 2mg/7, तो कितना आंसर आ रहा है, t इज इक्वल टू 2mg/7। तो ये सवाल भी मुझे काफी इफेक्टिव लगता है कि भाई कम से कम आपको इस पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखना आए किस तरीके से। तो भाई ये आपका आंसर है, एक बार इसको मैच कर लेते हैं, मुझे पता है आंसर यही है, बट फिर भी 2mg/7 यही आपका आंसर भी है। ठीक है,
तो 2mg/7 आपका आंसर है। अगर सारी कैलकुलेशन आप सही करते हुए आ रहे हो, कहीं मिस्टेक नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपका आंसर पक्का आ ही जाता है। राइट बेटा? तो यहां पे आपको मिल गया ये वाला सवाल, बहुत अच्छे से देखना है। मेन जो क्रक्स है इस क्वेश्चन का यही है कि भाई इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाए और उसको फाइनली इस डायरेक्शन में जीरो क्यों बनाया है, वो फंडे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए हमारे। राइट? हमें औरों से मतलब नहीं है कि और डायरेक्शन में क्या क्या मिल रहा है, वो फंडे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। क्लियर? चलिए एक सवाल और देखते हैं इसका, नेक्स्ट वाला। हेलो 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 हेलो, ओके। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए कौन सा आता है। ये वाला देखते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये एक पैराग्राफ है एक्चुअल में, इसमें कई सारी चीजें बतानी है, तो इसमें भी काफी कुछ हमें सीखने को मिलता है। ये नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस के लिए डायग्राम दिया हुआ है। ये कह रहा है कि सॉलिड सिलेंडर है, तो अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेटली mr²/2 होगा। ठीक है, ऑफ मास m, रेडियस आर केप्ट एट रेस्ट ऑन अ प्लैंक ऑफ मास 2m। अब ये भी बात नोटिस करने वाली होगी कि सॉलिड सिलेंडर का मास m है, नीचे वाले प्लैंक का 2m है। ओके, lying on a smooth horizontal surface, massless and inextensible string connecting cylinder to the plank is passing over a massless pulley. Okay, the friction between the cylinder and the plank is sufficient to prevent slipping. यानी कि इसके ऊपर जो होता है वो रोलिंग ही होती है। क्या होती है? इसके ऊपर रोलिंग ही होती है, यानी कि अल्फा का और ए का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा वाला रिलेशन मेंटेन रहेगा यहां पे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि पुली ए इज पुल्ड विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। अब इस पुली ए को अगर आप कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स से खींच रहे हो, ठीक है ना, तो ये फोर्स दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। भाई यहां पे टेंशन टी है, यहां पे टेंशन टी है, तो इनका सम इसके बराबर होगा, तो ये f/2 होगा, ये f/2 होगा, ये मुझे पहले ही पता चल रहा है। ओके, बाय योर कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। अब क्या क्या बताना है वो पता चलना है यहां पे। ये बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। ऊपर का जो सिलेंडर है उसके सेंटर का एक्सेलरेशन बताना है। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। दूसरी चीज, एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रेस्पेक्ट में प्लैंक का एक्सेलरेशन बताना है। मान लो उसको मैं a2 मान रहा हूं तो a2 बताना है, ठीक है ना। तीसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैंक। भाई प्लैंक पे उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है। चलिए इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आप रेडी हो जाइए। ठीक है, तो इस वाले को मैं कॉपी कर लेता हूं यहां पे और इसको छोटा करके चिपका देता हूं पहले। ताकि मुझे डायग्राम तो दिखता रहे कम से कम। ठीक है, तो भाई ये अपना सवाल हो गया यहां पे। चलिए फटाफट इसको निपटाते हैं। बड़ा अच्छा सवाल लगता है ये मुझे। तो यहां पे ध्यान से देखिए, ये तो आपका प्लेटफॉर्म हो गया। ओके, और इस प्लेटफॉर्म पे ये अपना प्लैंक हो गया। ओके, बहुत अच्छी बात है। और इसके ऊपर ये अपनी ये सिलेंडर हो गया, ये अपना सिलेंडर हो गया इस तरीके से यहां पे ये। और ये कह रहा है कि इसके सेंटर को और इसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन ऐसे यूं, यहां से यूं जा रही है और यहां पे एक पुली लगती है, ये इस पुली को F4 से खींचा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे भाई f/2 होगा और यहां पे भी f/2 होगा और ये यहां पे ग्राउंड है। अब बात को समझिएगा ध्यान से, सब कुछ रेस्ट में। ओके, कोई बात नहीं। तो यहां पे तो लग रहा है भाई f/2। जब आप इसको इधर खींचोगे तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस तरफ लगेगा और ये फ्रिक्शन ही है जो इसको अल्फा दिलाएगा यहां पे। राइट? ओके, अब जब इस पे F इधर लग रहा है तो भाई इस वाले पॉइंट पे F इधर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। भाई इस पे F इधर लगेगा
उस पे उधर लग रहा है तो एफ इस पे इधर लगेगा, तो ये चीज इसको इधर चलाएगी, राइट, ये चीज इसको इधर चलाएगी, क्योंकि भाई अगर हम इसके सेंटर को ऐसे खींचेंगे तो वेलोसिटी इधर होगी, और यहां पे वो बोल रहा है कि स्लिपिंग नहीं हो रही, इसका मतलब ये रोलिंग हो रही है इसके ऊपर ऊपर, राइट। तो यहां पे इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना, ये दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट रहेंगे, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहेंगे, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रिलेटिव जीरो रहेगी, ठीक है ना। तो बात को समझते जाना है आगे। तो मान लो भाई इसका जो एक्सेलरेशन है वो आगे की तरफ मैं a1 मान लेता हूं, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन मैं आगे की तरफ a2 मान लेता हूं, ओके। और अब फटाफट इक्वेशन लिखनी शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा कुछ सोचने को है ही नहीं, जो जो हमने क्वेश्चन पढ़ के आइडिया लगाया है उनसे हम यही काम कर सकते हैं। तो जब हम इसका एफबीडी बनाएंगे भाई, इस पे आगे की तरफ फोर्स लगेगा F/2, ठीक है ना, या पहले इसके टॉर्क की इक्वेशन बना लेते हैं। तो फ्रिक्शन इनटू इसकी रेडियस कितनी है r, फ्रिक्शन इनटू r शुड बी इक्वल टू mr² 2 इंटू अल्फा, ठीक। अभी मैं अल्फा को a1/r या a2/r कुछ लिख नहीं रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये रिलेटिव है, इसका एक्सेलरेशन है, इसका भी एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये जो रोलिंग है ना ये मूविंग ऑब्जेक्ट पे है, बाद में लिख देंगे जब हमें समझ आ जाएंगी चीजें। तो यहां पे अगर मैं इस r से इस r को काट दूं तो भाई फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे पास mr∝/2 आ रही है। ये वाली एक इक्वेशन बड़े आराम से हम लिख सकते हैं बिना किसी रुकावट टेंशन के, ठीक है। तो इसको लिख के यहां साइड में लगा लेते हैं, हमने लिख दी एक इक्वेशन। अब हम दूसरी इक्वेशन के पीछे पढ़ते हैं कि दूसरी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं। तो उसी का एक्सेलरेशन सेंटर का a1 है, दूसरी इक्वेशन लिखी जा सकती है F/2 माइनस f इज इक्वल टू m इंटू a1, ये आपकी दूसरी इक्वेशन, क्योंकि ये तो लीनियर इक्वेशन है, m मास को a1 एक्सेलरेशन मिला हुआ सेंटर ऑफ मास को विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हमने लिख दी, ठीक। अब तीसरी इक्वेशन आप इसकी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो इसकी इक्वेशन लिखते हैं भाई, इस पे F/2 भी इधर है और फ्रिक्शन भी इधर है, तो ये क्या होगा F/2 प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2m इंटू a2, ये इसकी इक्वेशन हो गई, 2m इंटू a2, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। अब बहुत सोचने वाली बात है कि अगर इसका एक्सेलरेशन a1 है, आगे की तरफ है, राइट, और ये चीज ऐसे घूम रही, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा a1 माइनस r अल्फा। भाई अल्फा अल्फा तो इसको इधर दे रहा होगा ना एक्सेलरेशन, ऐसे यूं घूम रहा होगा, तो अगर सेंटर का एक्सेलरेशन इधर है a1 और ये चीज ऐसे घूम रहे, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड a1 माइनस r अल्फा होगा, बिल्कुल होगा, और ये पॉइंट कॉन्टेक्ट में है, तो इन दोनों के एक्सेलरेशन होंगे बराबर, तो a2 इज इक्वल टू ये होगा, ठीक है ना। इसको आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। कैसे, अगर यहां इस जगह पे आप किसी को खड़ा कर दो, ऐसे किसी आदमी को ऐसे खड़ा कर देते हैं हम यहां पे, इस पे, तो इसको तो ये सरफेस स्टेशनरी दिखाई देगी, तो इसको सेंटर का एक्सेलरेशन कितना दिखाई देगा, इसको सेंटर का एक्सेलरेशन दिखाई देगा a1 माइनस a2, बिल्कुल, और इसको ये इस पे रोलिंग करते हुए दिखाई देगा, यानी कि इसको a1 माइनस a2 सेंटर का एक्सेलरेशन ये दिख रहा है आगे की तरफ, a1 माइनस a2 सेंटर का एक्सेलरेशन दिख रहा है, तो इसको सेंटर का एक्सेलरेशन दिख रहा है और ये रोलिंग करते हुए दिख रहा है, तो ये इसको खुद ही r अल्फा के बराबर लिखेगा। तो आप यहां से भी यही वाली इक्वेशन आ जाएगी, तो a1 माइनस r अल्फा इज इक्वल टू a2, ये वाली इक्वेशन है, दोनों का मतलब एक है, कैसे भी लिख लो, तो ये इक्वेशन राइट है अपने आप में। अब ये 4 इक्वेशन हो गई हैं, इस चौथी इक्वेशन को भी मैं आपके लिए यहीं पे लिख देता हूं कि भाई एक इक्वेशन ये हो गई। तो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी और चौथी, 4 इक्वेशन है। चारों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके आंसर फटाफट आएंगे। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, किस क्वेश्चन के पीछे पढ़ना है हमें। एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर विद रेस्पेक्ट टू अर्थ इज, यानी कि मुझे निकालना है a1, मुझे निकालना है a1, तो मुझे किसी भी तरीके से यहां पे अब a1 निकालना। अब ये जो 2 इक्वेशन दिख रही है मुझे, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो f/2 जुड़ जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहां पे एक इक्वेशन आएगी f, एक इक्वेशन आएगी
एफ इज इक्वल टू ये कट गए, दिस प्लस दिस, ठीक है, तो ये आएगा m इंटू A1 प्लस 2A2, तो f बाई m इज इक्वल टू A1 प्लस 2A2, ये हमने बड़ी आसानी से लिख दिया। इनको भाई सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है, हमें निकालनी है A1 की वैल्यू। अब यहां पे आप खुद सोच लो, ये A2 की वैल्यू, क्योंकि मुझे तो A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू ये उठा के वहां डाल देते हैं, तो ये कितना है, ये है आपका A1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ A2, A2 की वैल्यू ये है, तो 2 टाइम्स ऑफ A1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R अल्फा। भाई A1 माइनस R अल्फा को यहां A2 की जगह डाल दिया, 2 टाइम्स ऑफ A1 माइनस इज इक्वल टू F बाई एम। तो आप खुद सोचो, F बाई एम आपका इसके बराबर आ गया, और ये कितना आ गया 3A1, तो F बाई एम इज इक्वल टू 3A1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R अल्फा, ठीक है ना। अब R अल्फा यहां से पकड़ लो, कहां से, यहां से पकड़ लो R अल्फा, तो 2F बाई एम R अल्फा की वैल्यू हो गई, तो 2 इंटू R अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2F बाई एम, तो दिस इज 2F बाई एम, ये आ गई, तो दिस इज 4F बाई एम, और ये F बाई एम, ठीक है ना। कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। दो दूनी 4 और 1, 5F बाई एम इज इक्वल टू 3A1, ठीक है। तो यहां पे भाई A1 की वैल्यू कितनी आ गई 5F बाई 3M। इसकी कैलकुलेशन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है शायद कहीं पे, ठीक है। A1 माइनस R अल्फा, तो 2F बाई एम, तो ये हो गया अपना, ओके, 3A1 माइनस A2 M, A1 प्लस 2A1 3A1 हो गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ R अल्फा, तो R अल्फा की वैल्यू 2F बाई एम, तो अच्छा, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो दिस इज 5F बाई 3A1 हो गया ये, ओके। A1 की वैल्यू 5F बाई 3M हो गई, इसको क्या ये ऑप्शन में है कहीं पे, इसको भाई देखना पड़ेगा एक बार को, कैलकुलेशन चेक करते हैं इसकी क्या कैलकुलेशन है, कितना दिख रहा है ये, में क्या मिस्टेक है, क्योंकि 3F बाई 5F बाई 3M तो यहां पे कोई ऑप्शन भी नहीं है, 5F बाई 3M तो यहां पे कोई ऑप्शन भी नहीं है भाई, इसमें मैंने कोई मिस्टेक जरूर की है। तो R अल्फा की वैल्यू में, अरे ये वाला फोर्स F है और ये फ्रिक्शन है, अच्छा ये वाला फ्रिक्शन है, तो 2F बाई एम मैंने गलती से पुट कर दिया, मुझे ये पुट नहीं करना था यहां पे, तो R अल्फा को मुझे यहां पे ऐसे पुट नहीं करना था, ये भाई एक्चुअल में मैंने इस वाले R अल्फा को फ्रिक्शन की टर्म में कर दिया, तो 2 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन बाई ये है ये, तो मुझे ये पुट नहीं करना था यहां पे, क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स अलग है और ये वाला कैपिटल F अलग है, वही मुझे लग रहा था मैं ऐसी कुछ मिस्टेक जरूर करूंगा, मैंने इस F के और इस F के डिफरेंस को, ठीक है, एक ही मान लिया दोनों F को, इसीलिए मैं चीजों को बहुत अलग अलग लिखता हूं। तो ये 2 टाइम्स ऑफ R अल्फा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये R अल्फा हो गया, इसमें हमें कोई दिक्कत है नहीं। तो अब आप यहां पे देखो, हम इसको लिख सकते हैं F अपॉन M माइनस कितना 3A1, ऐसे कर लो, 3A1 इज इक्वल टू माइनस का 2R अल्फा। अब ये वाले जो R अल्फा की वैल्यू ये वाली आई है, ये वाली R अल्फा की वैल्यू हम यहां कहीं इसमें पुट कर सकते हैं, तो देखो F बाई 2 ये हो गया माइनस ये वाला F क्या लिख लो M बाई 2 और R अल्फा, क्योंकि इससे A1 आ जाएगा इज इक्वल टू M इंटू A1, क्योंकि हमें केवल A1 के अराउंड ही घूमना है, तो यहां से R अल्फा की वैल्यू यहां, तो इसको पलट देते हैं और नीचे 2 ले आते हैं, तो ये तो F बाई 2 हो गया भाई आपका,
और माइनस, या माइनस आर अल्फा की वैल्यू यहां पे सीधे रख देते हैं, तो ये वाली चीज यहां प्लस हो जाएगी। माइनस और आर अल्फा, माइनस और आर अल्फा की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 को इधर ले जाए, ब्रैकेट में एफ बाई एम माइनस 3a1 इज इक्वल टू एम इंटू a1, ये हो जाएगी। तो अब देखते हैं क्या आएगी, f/2 प्लस f/2m आर अल्फा, और साथ में कितना है, 2 भी है और नीचे m भी है, f/2m। अच्छा, और ये m/2 भी तो है ना, f/2 प्लस आर अल्फा की वैल्यू, तो ये m/2 हो गया। दिस इज m/2 इंटू, तो f/2 तो ये हो गया, माइनस 3/2 m a1 इज इक्वल टू m a1, ये हो गया भाई। तो कितना हो गया, ये m से m कट गया, f/2 तो f माइनस 3/2 m a1 इज इक्वल टू m a1। फिर मुझे ऐसे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ की है कहीं पे, फिर मुझे ऐसे लग, क्योंकि ये तो नीचे 2 आना चाहिए था, m/2 तो ये आर अल्फा की वैल्यू, f आर अल्फा की वैल्यू यहां से f/2m 1/2 आएगा ना, एक 2 और आएगा नीचे यहां पे, तो ये एक 2 और आएगा। ये मैं गड़बड़ क्यों कर रहा हूं भाई, मल्टीप्लाई बाई एक 2 और आएगा, ठीक है ना। तो f/2 प्लस f/4, तो ये आएगा 3f/4, f/4 और f/2, तो 3f/4, तो ये हो गया माइनस का, और ये 3/4 m a1 प्लस ये हो गया, ठीक है। अब शायद आ जाए 3f/4 इज इक्वल टू m a1 प्लस 3/4 m a1, तो दिस इज 7 m a1/4, और ये कितना है 3f/4, ठीक है। 4 से 4 कट गया, और क्या निकालना है a1, तो a1 की वैल्यू कितनी आई, अब ये a1 निकालना है ना, तो यहां से a1 की वैल्यू आई आपकी 3f/7m, ये ऑप्शन में है एक ऑप्शन, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 3f/7m ये रहा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक, 3f/7m। अब आप खुद देखो, ये कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं और मुझसे गलती हो रही है, मैंने यहां पे इसको कैपिटल F समझ के ये पुट कर दिया, और फिर इधर से आर अल्फा लेके इधर पुट कर दिया। तो बेटा मैं आपको एक यहां पे फिर से एक बात बताना चाहूंगा कि भाई कैलकुलेशन जो है मेंटल स्टेट पे डिपेंड करती है, कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से करना जरूरी है। वो तो चलो मैंने इसलिए डिटेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे यहां के किसी भी ऑप्शन में वो दिख नहीं रहा था कि उस टाइप का ऑप्शन कोई है, इसलिए मैंने डिटेक्ट कर दिया कि मैंने कहीं गलती की है। लेकिन अगर ऐसा सवाल आ जाए जिसका आपको ऑप्शन में कुछ दिया हो, तो आप ट्रैप हो जाओगे वहीं पे, या फिर आंसर खुद से लिखना हो इंटीजर टाइप, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सिंगल करेक्ट या मल्टीपल करेक्ट में ऑप्शन दिए हो तो ये आसानी हो जाती है हमें, ठीक। अब अगले वाले इस पे चलते हैं। इसने नेक्स्ट वाले में क्या पूछा है कि भाई a2 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें a1 की वैल्यू तो पता चल रही है 3f/7m, ठीक, और आर अल्फा की वैल्यू हम यहां पे जानते ही हैं, ठीक है ना। तो जब हम a2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी निकल आएगी, ठीक है, बड़ी आसानी से निकल आएगी यहां पे a2 की वैल्यू f/2 प्लस f, या अगर हमें आर अल्फा की वैल्यू भी पता, a1 की वैल्यू भी पता, हमारा ये भी निकल आएगा। तो आप चाहो तो इस कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, और यहीं पे हम a2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। a1 की आ गई तो डेफिनेटली a2 की भी आ जाएगी। तो इसका हम यूज करेंगे किसका, a1 का। तो इसको तो मिटा देते हैं, यहां पे इसको यहां पे मिटा देते हैं इसको, और a2 कितना होगा, यहां से हमें पता चल रहा है कि a2 की वैल्यू a1 माइनस आर अल्फा होगी, ठीक है। तो चलो a2 निकालेंगे, a1 कितना है 3f/7m और माइनस आर अल्फा की वैल्यू हो जाएगी प्लस, माइनस के आर अल्फा की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू यहां डालेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 1/2 और f/m और माइनस का 3a1, ठीक है। तो a2 इज इक्वल टू 3f/7m प्लस अंदर f/m
2m और माइनस का 3/2 a1, a1 की वैल्यू फिर से डाल दो 3f/7m, ये आ गया। ठीक है, क्या हम सही कर रहे हैं? ठीक है, तो आप चाहो तो क्या हमने ये सही कर दिया 3f/7m? इसमें 7 ऊपर नीचे, क्या ये मैं इसको a1 माइनस a1 तो ये रहा -1/2 ऑफ दिस 2r (1/2 ऑफ दिस), तो 1/2 f/m -3a1, तो प्लस माइनस माइनस का ये हो गया, तो 3f/7m प्लस का f/2m और माइनस का 9f/14m। तो एक काम कर लो, इसमें 7 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो और इसमें 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज 14m नीचे आ गया और ये कितना है 6 प्लस 14m नीचे आ गया और ये 7 माइनस 14m नीचे आ गया और ये 9 और साथ में ये f भी है। कितना हो रहा है 6 7 कितने हो गए 15, 15 माइनस 9 कितने हो गए भाई 6 7 कितने हो गए 13, 13 माइनस 9 है 4f/14m, तो दिस इज 2f/7m। ये आपके a2 की वैल्यू आ गई 2f/7m। देखते हैं ये वाला ऑप्शन कहीं है क्या इसमें 2f/7m, तो भाई ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अगर डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया यहां पे, अब मेरे को फ्रिक्शन और निकालना है। क्या निकालना है फ्रिक्शन, a1 माइनस a2 इज इक्वल टू r अल्फा। तो a1 कितना है मेरा, a1 है अपना कितना आया था अभी a1 हमारा 3f/7m, 3f/7m माइनस a2 कितना है 2f/7m इज इक्वल टू r अल्फा। तो f के लिए क्या m/2 की मल्टीप्लाई कर दो r अल्फा में, तो आपका फ्रिक्शन आ जाएगा। तो यहां पे इस वाली वैल्यू में किसकी मल्टीप्लाई कर दो m/2 की, तो यहां पे m/2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो फ्रिक्शन बन जाएगा ये वाला। तो ये कितना बन रहा है 3f और ये कितना 17 14 f/7m, m से m कट गया f/14 बन गया। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई f/14, f/14 किसकी वैल्यू हो गई फ्रिक्शन की। देखते हैं ये ऑप्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो भाई ये वाला ऑप्शन आपके पास ये रहा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई f/14। अब ये क्वेश्चन मैंने पूरा लास्ट तक किया है, जबकि ये बड़ा आसान सा सवाल था, बहुत सारे बच्चे इसको खुद से भी कर लेते हैं। तो बेटा बस रोटेशन में क्या है, रोटेशन ले लो या कोई और भी चैप्टर ले लो, उसमें आप कैलकुलेशन को बहुत ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्चुअली चीजें चल तो जाती हैं आगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन की भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, तो इस टाइप के सवाल में ये है। अब यहां पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन एज अ होमवर्क भी देना चाहता हूं। ठीक, कोई क्वेश्चन मैं एक आध लाया हूं ऐसा जो आपको एज अ होमवर्क भी दूंगा मैं, जो इसी से रिलेटेड होंगे ऑलमोस्ट, जो इसी पे बेस्ड होंगे। जैसे ये वाला सवाल है, ठीक है ना भाई, ये वाला सवाल भी आज के लेक्चर पे ही बेस्ड है। आप इसको एज अ होमवर्क लीजिएगा और प्लीज कमेंट्स में मुझे आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है ना, कमेंट करना है कि आंसर ये होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के सेशन को हम बच्चों यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना, इसका होमवर्क आपको डीपीपी की फॉर्म में या प्रैक्टिस शीट की फॉर्म में आपको पीडब्ल्यू के ऐप पे मिल जाएगा। राइट, वहीं पे पूरा मतलब प्रैक्टिस और क्विज फॉर्म दोनों में आपको इसका होमवर्क मिल जाएगा। पेन किलर के नाम से कोर्स क्रिएटेड है। इस सेशन की सारी पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, नोट्स वगैरह की। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए बाय बाय।